ईस्ट सी एकेडमी के विशाल मैदान में उद्घाटन समारोह चल रहा था। यही वो समय था जब एकेडमी के एडवांस्ड और इंटरमीडिएट दोनों विभागों के छात्र एक साथ इकट्ठा होते थे। लंबा होने की वजह से तांग वू लिन को पीछे की ओर खड़ा किया गया था। इससे उसे पूरे मैदान और एकेडमी के सभी छात्रों को देखने का अच्छा मौका मिल गया। इंटरमीडिएट एकेडमी में प्रत्येक कक्षा में लगभग 100 छात्र थे, जिससे कुल मिलाकर 7 से 800 छात्रों की संख्या होती थी। इसके मुकाबले एडवांस्ड एकेडमी का समूह काफी छोटा था। वहां केवल 200 के आसपास छात्र थे। एडवांस्ड एकेडमी 3 ग्रेड्स में विभाजित थी और इंटरमीडिएट से एडवांस्ड एकेडमी में प्रवेश पाने की सफलता दर मात्र 20% थी। छात्रों को शुभ दिन। अब हम ईस्ट सी एकेडमी के वार्षिक उद्घाटन समारोह की शुरुआत करते हैं। एकेडमी के प्रिंसिपल आज समारोह में उपस्थित हैं और वे जल्द ही भाषण देंगे। ईस्ट सी एकेडमी के प्रिंसिपल लगभग 60 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति थे। उनका कद मध्यम था और रूप रंग में वे साधारण दिखते थे। सफेद बालों और चश्मे के साथ वे एक विद्वान व्यक्ति जैसे लगते थे। एकेडमी में आपका स्वागत है छात्रों। हर साल इस समय मुझे थोड़ा दुख होता है जब हमारे इंटरमीडिएट और एडवांस्ड विभागों के छात्र स्नातक होकर हमें छोड़ जाते हैं। लेकिन साथ ही कुछ इंटरमीडिएट छात्र एडवांस्ड एकेडमी में प्रवेश लेते हैं और नए छात्र हमारे परिवार में जुड़ते हैं। मेरे विचार में एकेडमी समाज की रक्त धारा के समान है। ये नए लोगों को ग्रहण करती है और उन्हें तैयार कर समाज में भेजती है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में आप सभी समाज के लिए गौरव बनेंगे। प्रिंसिपल बहुत प्रभावशाली वक्ता थे। उन्होंने बिना किसी स्क्रिप्ट के पूरे 1 घंटे तक भाषण दिया और फिर उसे समाप्त किया। इसके बाद उद्घाटन समारोह का मुख्य भाग शुरू हुआ, वर्ग विभाजन यानी कि क्लास असाइनमेंट। जो छात्र पहले से किसी कक्षा में थे, वे मैदान से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। एडवांस्ड एकेडमी के नए छात्र अपनी कक्षा विभाजन प्रक्रिया के लिए निकल गए। अब मैदान में केवल इंटरमीडिएट एकेडमी के नए छात्र रह गए थे। अब हम क्लास विभाजन प्रारंभ करेंगे। ये सर्वविदित है कि ईस्ट सी एकेडमी में जितनी छोटी क्लास संख्या होती है, उतनी ही प्रतिष्ठित वो क्लास होती है। परंतु हम ये भी चाहते हैं कि अंतिम क्लास के छात्र मेहनत कर बेहतर प्रदर्शन करें। आज हमारे पास कुल 108 नए छात्र हैं, जिन्हें 5 कक्षाओं में बांटा जाएगा। जिन छात्रों के नाम मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, वे क्लास 1 में होंगे। तांग वू लिन को आखिरकार लॉन्ग हेंगशू द्वारा कही गई बातों का मतलब समझ आया जब उन्होंने पिछले दिन येशे युनशियाओ और झो झांगशी को क्लास 5 में भेजा था। कुल 5 कक्षाएं थीं, जिनमें सबसे योग्य छात्र आगे की कक्षाओं में रखे जाते थे और क्लास 5 आखिरी में थी। तांग वू लिन, झो झांगशी, येशे युनशियाओ। जब घोषणा करने वाले ने क्लास 5 की सूची पढ़ी तो इन चारों के नाम अंततः उसी में आए। क्लास 5 में कुल 20 छात्र थे। ये सबसे छोटी कक्षा थी। सभी छात्रों के चेहरे पर एक सुस्ती और निराशा का भाव था। क्लास टीचर्स कृपया अपने छात्रों को उनकी कक्षाओं में ले जाएं और उन्हें एकेडमी से परिचित करवाएं। घोषणा समाप्त होते ही 5 शिक्षक आगे आए। उनमें से एक शिक्षक क्लास 5 की दिशा में बढ़ा। वो शिक्षक लगभग 27-28 वर्ष का लगता था। जब क्लास 5 के छात्रों ने उसकी ओर देखा तो वे सब दंग रह गए। वो शिक्षक बेहद हैंडसम था। हालांकि तांग वू लिन और येशे दोनों ही आकर्षक दिखते थे, पर वे अभी बच्चे थे, उनका रूप आगे चलकर बदल सकता था। पर ये शिक्षक लंबा, लगभग 1.9 मीटर से भी ऊंचा था। उसका शरीर पतला और सुगठित था। सफेद पैंट्स में उसके लंबे पैर और भी उभर कर दिख रहे थे। पतले होठ, तेज आंखें और नुकीली नाक उसे अत्यंत बुद्धिमान और सुसंस्कृत रूप देती थी। उसके आसमानी बाल पीछे की ओर बंधे थे और एक हल्की हवा के झोंके ने उन रेशमी लटों को उसकी कमर तक गिरा दिया। उसकी आंखें धुंधले हरे रंग की थीं, जो उसके नीले बालों के साथ मिलकर एक रहस्यमयी आभा बिखेर रही थी। उसका चेहरा भाव शून्य था, दृष्टि ठंडी। क्लास में बैठी एक लड़की ने अनायास कहा, शिक्षक कितने सुंदर है। उसे ये पता नहीं था कि उसने सबके ही मन की बात कह दी थी। येशे ने होठ सिकोड़ लिए पर चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे साथ चलो, उस युवा शिक्षक ने ठंडे स्वर में कहा। शब्द भले ही साधारण थे, लेकिन उनमें ऐसा ठंडापन था कि छात्रों के दिल तक ठिठक गए। युन शियाओ ने धीरे से कहा, ये शिक्षक बहुत शक्तिशाली लग रहा है। वो वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। सिर्फ उसकी उपस्थिति से ही पूरे मैदान में ठंडक फैल गई। ये किसी सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं था।
क्लास 5 की कक्षा भूतल पर इमारत के सबसे अंदर वाले हिस्से में थी, जहां तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। कक्षा में 30 डेस्क और कुर्सियां थी और सामने शिक्षण मंच था। बैठ जाओ, उस शिक्षक ने ठंडे स्वर में कहा। हर बार जब वो बोलता, हवा में ठंडक सी फैल जाती। तांग वू लिन ने सोच विचार कर किनारे वाली सीट चुनी ताकि उसकी लंबाई से दूसरों को दिक्कत ना हो। यशे उसके बगल में बैठ गया और युन शियाओ और झो झांगशी आगे पीछे की सीटों पर बैठ गए। इस तरह चारों रूममेट्स फिर साथ हो गए। शिक्षक मंच पर आया और जैसे ही उसने छात्रों की ओर देखा, कक्षा में सन्नाटा छा गया। मेरा नाम वू झांगकोंग है, शिक्षक ने सरलता से कहा। मैं अगले 6 वर्षों तक तुम्हारा शिक्षक रहूंगा। मैं बस एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। तुम लॉन्ग हैंगशू द्वारा कही गई बातों को भुला दो, चाहे तुम सब निकम्मे ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें इस बैच के सबसे शक्तिशाली छात्रों में बदल दूंगा, बशर्ते तुम बीच में एकेडमी छोड़ने का निर्णय ना लो। हालांकि उसके शब्दों में घमंड झलक रहा था, लेकिन उसकी आवाज शांत और गंभीर थी, जिसने हर छात्र का ध्यान खींच लिया। अब अपना परिचय दो, नाम, मार्शल आर्ट, सोल पावर, रैंक और तुम्हारी आकांक्षा सब बताओ। शुरू करो। उसकी बातें साफ और सीधी थी, बिना किसी दिखावे के। तांग वू लेन और उसके साथी जिस तरफ बैठे थे, उसी दिशा की ओर वू झांगकोंग ने इशारा किया, इसलिए सबसे पहले युन शियाओ ने शुरुआत की। सबको नमस्ते, मेरा नाम युन शियाओ है। मेरा मार्शल आर्ट एस्ट्रो लैब है। मेरी सोल पावर रैंक 12 है। मेरा लक्ष्य है कि इंटेलिजेंस सपोर्ट टाइप सोल मास्टर बनना। युन शियाओ का परिचय शांत और सलीके से भरा था, लेकिन उसकी आवाज में हल्का कांपना महसूस हो रहा था। अब बारी थी तांग वू लिन की। वू झांगकोंग की नजर उस पर पड़ी। उसकी तीखी दृष्टि मानो किसी के भीतर झांक सकती थी। तांग वू लिन अब समझ गया कि युन शियाओ की आवाज क्यों कांप रही थी। तांग वू लिन, मेरा मार्शल आर्ट ब्लू सिल्वर ग्रास है। सोल पावर रैंक 11। मेरी आकांक्षा अभी तक कोई नहीं है। वो तो कचरा सोल है, कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कोई आकांक्षा नहीं है। सभी छात्रों के बीच में से एक छात्र व्यंग्य में बोल पड़ा। सू! एक चौक का टुकड़ा बिजली की तरह उड़ा और सीधे उस छात्र के मुंह में जा घुसा, जैसे किसी निशाने पर दागी गई मिसाइल। आ! चौक में घूमने की ताकत थी, जिसने उसके गले में जा धंसकर उसे खांसने पर मजबूर कर दिया। वो झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा, इस दुनिया में कोई कचरा मार्शल आर्ट नहीं होता, केवल कचरा इंसान होते हैं। दूसरों को कचरा कहने से पहले अपने आप को देखो। अगर तुम कचरा नहीं होते तो क्लास 5 में क्यों होते? वू झांगकोंग की बर्फ सी ठंडी और शक्तिशाली आवाज ने पूरे वर्ग को डर के मारे शांत कर दिया। शुरू करो। मैं यू जैंगशी हूँ। मेरी मार्शल सोल टाइटन एप है। सोल पावर रैंक 11। मेरा लक्ष्य एक स्ट्रेंथ सिस्टम बैटल सोल मास्टर बनना है। ... शिए मार्शल सोल लाइट ड्रैगन डैगर। सोल पावर रैंक 18। एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर। जब रैंक 18 शब्द निकले तो पूरा क्लास तुरंत स्तब्ध रह गया। 9 साल की उम्र में रैंक 18 सोल पावर, ये सचमुच एक जीनियस था। इसके अलावा वो एक बैटल सोल मास्टर भी था। बस 2 और रैंक और वो सोल ग्रैंड मास्टर बन जाता। जो भी 12 वर्ष से पहले सोल ग्रैंड मास्टर बन जाता था, उसे योग्य जीनियस माना जाता था। अंत में पूरे कक्षा का मुख्य आकर्षण शिए की सोल पावर रैंक ही रहा। वास्तव में युन शियाओ की रैंक 12 सोल पावर भी काफ़ी ऊंची मानी जाती थी, क्योंकि अधिकांश छात्र रैंक 11 के साथ ही प्रवेश लेते थे। जहां तक उनके मार्शल सोल की बात थी, वे अजीबोगरीब थे, पर उनमें से कोई भी विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था। बेशक तांग वू लिन का ब्लू सिल्वर ग्रास अभी भी उन सब में सबसे घटिया माना जाता था। ये बात लगभग तय ही थी। कल से औपचारिक क्लास शुरू होंगी। मेरी शिक्षण शैली बाकी शिक्षकों से थोड़ी अलग है, तो अगर तुम्हें दर्द, थकान या बदन में अकड़न से डर लगता है तो जल्दी से स्कूल बदल लो या क्लास बदलने का तरीका ढूंढ लो। जो रुकेंगे वो मानसिक रूप से तैयार रहें। बस इतना ही, क्लास खत्म। वो झांगकोंग की लंबी टांगों वाली ऊंची कदकाठी की आकृति जैसे ही कक्षा से बाहर निकली, कमरा तुरंत शोर शराबे से भर गया। लगभग सभी उसके इस ठंडे लेकिन आकर्षक शिक्षक के बारे में बातें कर रहे थे। चलो फिर, तुम्हें अपना वादा पूरा करना है, शिए ने तांग वू लिन की ओर देखते हुए कहा। हालांकि अभी सिर्फ सुबह थी, उनकी क्लास खत्म हो चुकी थी। असली क्लास तो अगले दिन शुरू होनी थी। ठीक है। तांग वू लिन उठा और बाहर की ओर चल दिया। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि पूरा फ्लोर शोर मचाते सीनियर छात्रों से भरा हुआ था। ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे, तांग वू लिन! उसी समय एक परिचित आवाज आई।
टैंगबुलिन ने मुड़कर देखा और उससे पहले कि वो समझ पाता वो पहले की प्यारी सीनियर बहन सामने आ गई थी। ये वही लियू युक्सिन थी जो उन्नत एकेडमी की थी और जिसने उसे कल स्वागत किया था। सीनियर सिस्टर? टैंगबुलिन मुस्कुराया। उसके प्रति उसकी अच्छी धारणा थी। वुलिन, तुम क्लास 5 में हो? टैंगबुलिन ने सिर हिलाया। मेरी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है, एक कचरा मार्शल सोल। स्वाभाविक है कि मैं क्लास 5 में ही रह सकता हूँ। लियू युक्सिन ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था, क्या वू जैंगकोंग शिक्षक तुम्हारे क्लास के शिक्षक हैं? टैंगबुलिन ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। लियू युक्सिन की सुंदर आंखें तुरंत चमक उठीं। वुलिन, सीनियर सिस्टर को तुमसे एक काम करवाना है। टैंगबुलिन चकित रह गया लेकिन बोला, ठीक है। लियू युक्सिन ने एक वस्तु उसके हाथ में थमा दी और धीमी आवाज में बोली, आगे जब भी तुम्हारी क्लास हो हमारे लिए आइसिली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग की कुछ तस्वीरें लेना। ओ, वो तुम्हारे शिक्षक वू जैंगकोंग हैं। आइसिली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग? टैंगबुलिन ने उलझकर पूछा। लियू युक्सिन का सुंदर चेहरा लाल हो गया। तुम लोग नहीं जानते लेकिन वू जैंगकोंग हमारी अकेडमी के नंबर 1 लेडी किलर हैं। उनकी वो ठंडी अदा, चाहे युवा महिला शिक्षिकाएं हों या छात्राएं, हम सबको आकर्षक लगती है। वे पहले उन्नत अकेडमी में शिक्षक थे, पर किसी कारण से उन्हें इंटरमीडिएट अकेडमी भेज दिया गया, वो भी तुम्हारी क्लास में। हम सबको लगता है कि ये उनके साथ अन्याय है, पर अकेडमी ने फैसला कर लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। भले ही हम उन्हें बहुत मिस करें। उनके कुछ फोटो खींच देना और सीनियर सिस्टर तुम्हारा एहसान जरूर चुकाएगी। टैंगबुलिन ठगा सा खड़ा रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि लियू युक्सिन उससे ये काम करवाएगी। सीनियर सिस्टर, क्या ये ठीक रहेगा? लियू युक्सिन खिलखिलाकर बोली, चिंता मत करो, सब ठीक है। सीनियर सिस्टर तुम्हें टीचर वू के बारे में कुछ जानकारी भी बताएगी जो तुम्हारे काम आएगी। शिएक्शिए जो पीछे खड़ा था, टैंगबुलिन को जब वह सीनियर से बात करते देख रहा था तो थोड़ी झुंझलाहट हो रही थी, लेकिन जब उसने उनकी बात सुनी तो टैंगबुलिन को खींचकर ले जाने की उसकी इच्छा तुरंत गायब हो गई। इन बातों से उसे अपने इस विचित्र शिक्षक के बारे में एक महत्वपूर्ण समझ मिली। लियू युक्सिन ने कहा, टीचर वो हमारी अकेडमी के सबसे शक्तिशाली शिक्षक हैं। सिर्फ हैंडसम और सुडौल ही नहीं, बल्कि ज्ञानवान और बहुप्रतिभावान भी हैं। वे एक बेहतरीन शिक्षक हैं, उनका स्तर भी बहुत ऊंचा है। कुछ कहते हैं कि वे अकेडमी के नंबर 1 एक्सपर्ट हैं। मैंने एक बार उन्हें कम से कम 6 सोल रिंग्स के साथ देखा था। इसका मतलब वो सोल एम्परर हैं। सोल एम्परर? ये बात टैंगबुलिन की कल्पना से बहुत परे थी। उसकी मौजूदा स्थिति देखते हुए उसके लिए 6 सोल रिंग तक पहुंचना लगभग असंभव था, क्योंकि वह शक्तिशाली स्पिरिट सोल खरीदने की क्षमता नहीं रखता था। मनुष्य जितनी स्पिरिट सोल सहन कर सकता था वो उसकी स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर करता था। सफ़ेद स्पिरिट सोल सिर्फ 1 सोल रिंग देता था और उस समय अधिकतम 3 स्पिरिट सोल ही अवशोषित किए जा सकते थे। अगर कोई 3 सफ़ेद स्पिरिट सोल ले लेता तो वो 3 रिंग ही उसकी सीमा होती। पीले स्पिरिट सोल अधिकतम 2 सोल स्किल दे सकते थे, यानी 2 रिंग। इसी कारण 100 साल के स्पिरिट सोल इतने महंगे होते थे। जहां तक बंगनी 1000 वर्ष और काले 10,000 वर्ष की बात थी, टैंगबुलिन उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और टीचर वू जैंगकोंग के पास 6 रिंग थी। वे वाकई में इतने शक्तिशाली थे। ईस्ट साइड सिटी में बहुत कम सोल एम्परर्स थे, और वो भी इतने युवा। चलो मैं चलती हूँ, उन फोटो को लेना मत भूलना। उसने टैंगबुलिन के हाथ में जो वस्तु थमाई थी वो एक सोल कैमरा था। सीनियर सिस्टर? टैंगबुलिन में पुकारा, लेकिन लियू युक्सिन पहले ही भाग चुकी थी। वे वाकई में तेज थी और सीधा वू जैंगकोंग टीचर के पीछे भाग रही थी। पहले यह कैमरा किसी और को सुरक्षित रखने के लिए दे दो, कहीं टूट फूट न जाए, शिएक्शिए ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, चलो। टैंगबुलिन ने इस शिएक्शिए की ओर देखा। पिछले दिन की साधना से उसे एक छोटा लाभ नहीं हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका सबसे बड़ा सुधार फॉर्जिंग में नहीं, बल्कि युद्ध कौशल में था। ये पहली बार था जब उसने युद्ध में अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल किया था। शिएक्शिए के दबाव ने उसे अपने मार्शल सोल को बेहतर समझने में मदद की। इसी वजह से वो आज की लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसके गुरु ने कहा था कि उसका ब्लू सिल्वर ग्रास एक वेरिएंट मार्शल सोल है, इसलिए वह पूरी तरह कचरा नहीं था। स्कूल से निकलने के बाद टैंगबुलिन ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शिएक्शिए ने जवाब दिया, ईस्ट साइड पार्क, वहाँ ज्यादा लोग नहीं होते। आराम से रहो, मैं किसी को बुलवाऊंगा जो तुम्हारी चोटों का इलाज कर दे। टैंगबुलिन ने बस इतना कहा। तथ्य खुद साबित कर देंगे। ईस्ट सी पार्क ईस्ट सी अकादमी से ज्यादा दूर नहीं था। अकादमी के निकास के पास की पगडंडी का अनुसरण करते हुए कोई भी 10 मिनट की सैर में पार्क पहुंच जाता था। पार्क पूरी तरह से जनता के लिए निःशुल्क था। दिन अभी शुरुआती था, इसलिए पार्क में कई नागरिक अपने सुबह के व्यायाम कर रहे थे। जैसे ही कोई पार्क में प्रवेश करता, उसकी इंद्रियां प्रकृति की सुगंध से भर जातीं।
पौधों की ताज़ा खुशबू और फूलों की हल्की मिठास मिलकर मन को तरोताज़ा कर देती। तांग वूलिन को महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसका ब्लू सिल्वर ग्रास एक पादप आधारित मार्शल सोल था और इस समय वो चारों ओर फैले ब्लू सिल्वर ग्रास के बीच खड़ा था। यही वो वातावरण था जिसे वो सबसे अधिक पसंद करता था। उसने महसूस किया कि अगर वो यहाँ ध्यान करे तो परिणाम डॉर्म में ध्यान करने से कहीं बेहतर होंगे। ये बात वो ग्लोरी बाउंड सिटी में भी अनुभव कर चुका था, लेकिन घर के छोटे से बगीचे की तुलना इस असीमित पार्क से करना असंभव था। आकार का अंतर बहुत ज्यादा था। जिए को ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वो पहले पहुंच चुका था। वो पार्क के सबसे गहरे हिस्से में बड़ी सहजता और परिचित अंदाज में चलता गया। कंकड़ से बनी पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए पेड़ों के आकार में अंतर स्पष्ट दिखाई देता था। जितना गहरा जाते पेड़ उतने ही विशाल होते जाते। ईस्ट सी पार्क का इतिहास हजारों वर्षों पुराना था, यहाँ तक कि ईस्ट सी अकादमी की स्थापना से भी पहले। अपने समृद्ध इतिहास के कारण पार्क में कई दुर्लभ वृक्षों की किस्में मौजूद थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, तांग वू लिन को और अच्छा महसूस होने लगा। प्रकृति में वापस लौटने का यह एहसास उसके मार्शल सोल को पुनर्जीवित कर रहा था। कितनी अच्छी जगह है, मैं यहाँ फिर आऊँगा, तांग वू लिन ने सोचा। जब वो पार्क के सबसे भीतरी क्षेत्र में पहुंचे जहां वे दूसरों की नज़रों से पूरी तरह छिपे थे, जिए एक खुले स्थान के बीचों बीच रुक गया। यही है, उसने तांग वू लिन की ओर मुड़कर कहा। तांग वू लिन भी रुक गया और सावधानी से जिए को देखने लगा। मैं तुम्हारे प्रति न्यायपूर्ण रहूंगा, क्योंकि मैं एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर हूँ, इसलिए मैं 50 मीटर पीछे हट जाऊंगा। जब मैं शुरू कहूँ तब तुम चल सकते हो। कहते हुए वो पीछे की ओर जाने लगा। वो तांग वू लिन पर कोई अनुचित लाभ नहीं लेना चाहता था, खास तौर पर अपनी ऊंची शान के साथ। तांग वू लिन चुप रहा। उसके मन में बस उनके पिछले मुकाबले की छवि घूम रही थी। उस दिन मुकाबले में जिए का मार्शल सोल जब प्रकट हुआ था, तब उसका पीला रंग अभी भी उसकी आंखों में ताज़ा था। वो जिए की स्पिरिट सोल को पहचान नहीं पाया था, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया था कि ये 100 वर्षीय स्पिरिट सोल है। 100 वर्षीय स्पिरिट सोल के पास स्वाभाविक रूप से 100 वर्षीय सोल स्किल्स होते हैं। तांग वू लिन को उनकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। तैयार हो? दूर से जिए की आवाज़ आई। तांग वू लिन ने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें केंद्रित की। शुरू करो, जिए ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मैं तुम्हें हमारे कौशलों का अंतर दिखाऊंगा। तुमने जो मुझे शर्मिंदा किया था, उसका बदला तुम्हें देना होगा। शुरू। इतना कहते ही वो तीर की तरह तांग वू लिन की ओर झपटा। दौड़ने की तैयारी करते समय जिए ने अपना शरीर जमीन के बहुत करीब झुका लिया था। उसके पैरों के नीचे पीले रंग की एक रिंग उभरी। पिछली बार की तरह तांग वू लिन ने देखा कि 100 वर्षीय स्पिरिट सोल प्रकट होते ही जिए के दाहिने हाथ में लगभग 35 सेंटीमीटर लंबी क्रिस्टल जैसी पीली चमक वाली धारदार छुरी दिखाई दी। जैसे जैसे जिए तेजी से आगे बढ़ा, उस छुरी से हल्की सी गर्जन सुनाई दे रही थी। तांग वू लिन ने भी तुरंत अपना ब्लू सिल्वर ग्रास मुक्त कर दिया। उसकी बाह पर एक छोटी सुनहरी चमक वाली घास सर्प जैसी बेल उभरी और उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गई। असंख्य बेलनुमा ग्रास की लताएं बाहर निकल पड़ी। हालांकि तांग वू लिन के पास वास्तविक लड़ाई का बहुत कम अनुभव था, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास अपनी अधिक क्षेत्र को ढकने की क्षमता के कारण बहुत प्रभावी था। जैसे ही वे छोटे घास के ब्लेड फैले, उनकी सतह तेजी से बढ़ी और उन्होंने आसानी से जिए को घेर लिया। फिर वही चाल। जिए के चेहरे पर हिकारत की झलक आई और उसने अपनी गति और बढ़ा दी। सीधे दौड़ रहे जिए अचानक धुंधला होकर एक भ्रम में बदल गया। एक ही पल में तांग वू लिन उसकी स्थिति का पता खो बैठा। जिए ब्लू सिल्वर ग्रास की लताओं के बीच में बने अंतरालों से बिना छुए गुजरता हुआ तांग वू लिन के करीब पहुंच गया। ये तो बुरा हुआ। अगर बाइंड विफल हो गया तो ये ब्लू सिल्वर ग्रास लड़ाई में बेकार है, तांग वू लिन ने सोचा। उसने लताओं को वापस खींचकर अपने सामने इकट्ठा कर लिया ताकि रक्षा मजबूत हो। ये विचार उसे रात को ध्यान करते समय आया था। अब जिए उससे मात्र 10 मीटर की दूरी पर था। जिए की गति में कोई कमी नहीं आई, उल्टा उसकी बाह और तेजी से हिली। लाइट ड्रैगन डैगर उसके हाथ में रोशनी के गोले में बदल गई और असंख्य सुनहरी किरणें ब्लू सिल्वर ग्रास की ओर दाग दीं। तभी तांग वू लिन को उन दोनों में अंतर की भयानक वास्तविकता समझ में आई। उसकी हर लता रोशनी से भले ही टूटी नहीं थी, लेकिन आसानी से काटकर अलग की जा सकती थी। लाइट ड्रैगन डैगर की धार से टकराते ही तांग वू लिन की सोल पावर तेजी से घटने लगी। एक ही सांस में उसकी 10% से अधिक शक्ति खत्म हो गई। अगर जिए को तांग वू लिन की सोल पावर की विशेषता पता होती
तो उसे इतनी ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तकनीक अकेले ही उसकी पूरी शक्ति खत्म कर सकती थी। जैसे ही ब्लू सिल्वर ग्रास की ढाल टूट गई, तांग वुलिन पूरी तरह असुरक्षित हो गया। जिएजी अब बिल्कुल उसके सामने था। ब्लू सिल्वर ग्रास बेकार हो चुका था, इसलिए तांग वुलिन ने दोनों मुट्ठे आगे बढ़ाकर जिएजिए पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही उसने सारी लताओं को वापस खींचकर बाइंड की कोशिश की। जीतने का यही आखिरी मौका था। सामान्य दृष्टि से नियंत्रण प्रणाली वाले मार्शल सोल एजिलिटी प्रणाली वाले सोल के खिलाफ अधिक प्रभावी होते हैं, लेकिन कौशल और अनुभव दोनों मामलों में तांग वुलिन और जिएजिए के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जिएजिए ने हल्का सा झुककर तांग वुलिन के मुट्ठों से बचाव किया और एक तेज मोड़ लेकर वो उसके बिल्कुल बगल में जा पहुंचा। अब तांग वुलिन पूरी तरह असुरक्षित था। अगर ये असली युद्ध होता और जिएजिए मारने का इरादा रखता तो वो आसानी से तांग वुलिन की गर्दन पर अपनी छुरी रख सकता था, लेकिन वो अचानक रुक गया। उसका उद्देश्य केवल तांग वुलिन को भराना था, कोई और नहीं। उसने छुरी की दिशा बदली, हैंडल को हल्के से घुमाया और निशाना लगाया तांग वुलिन के गाल पर। तुम्हारी वजह से चेहरे पर आई सूजन का बदला अब मिलेगा। इसी क्षणिक अंतर में जब जिएजिए ने ये सोचा, तांग वुलिन ने अचानक झटका खाकर सिर झुकाकर अपनी खोपड़ी के पीछे का हिस्सा जिएजिए के हैंडल से भिड़ा दिया। लेकिन जिएजिए की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। यही तो एजिलिटी सिस्टम मार्शल सोल मास्टर होने की पहचान है। उच्चतम स्तर पर वे प्रत्यक्ष हमले से लगातार बचते रहते हैं और जब हमला करते हैं तब विरोधी पूरी तरह असुरक्षित होता है। जिएजिए अभिमानी था, लेकिन तांग वुलिन को लेकिन उसकी समझ बिल्कुल स्पष्ट और सही थी। वो जानता था कि तांग वुलिन की शारीरिक शक्ति वो सहन नहीं कर सकता। उसी क्षण उसने कलाई मोड़ी और लाइट ड्रैगन डैगर तांग वुलिन के कंधे में भोंक दी।